वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती दीजे सातरी अकल विद्या अनुमाप ध्यावत आजो ध्यान में हृदय विराजो आप। ये हेतु विनती हमें सरस्वती गणपति साथ रिद्ध सिद्ध विद्या रिजाय दे हरदम जोड़ो हाथ। सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सबका इस YouTube चैनल सज्जन सर की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति प्रेम, सृजन और अनुराग उत्पन्न करना है। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी में शब्द शक्ति पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शब्द और शक्ति दो शब्द हैं। यानी शब्द की जो शक्ति है वो बहुत ही असीम है, असीमित है। शब्द की बहुत ही ताकत है, बड़ी ताकत है। ये हमारे मन और मस्तिष्क को आलोकित करती है और मन और मस्तिष्क में अनुभूति भी उत्पन्न करती है। लेकिन शब्द भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। शब्दों का जब तक वाक्यों में प्रयोग ना किया जाए तो उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं होता है। कई ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। कनक शब्द को ही ले लीजिए। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। या कनक के भी दो अर्थ हैं। कनक शब्द का अर्थ सोना भी है, कनक शब्द का अर्थ धतूरा भी है। अब कहाँ सोने शब्द को लेंगे, कहाँ धतूरे को लेंगे, ये शब्द शक्ति पर निर्भर करता है। यही शब्द शक्ति की जो है वो ताकत है। शब्द की इसी ताकत के कारण कवि लोग जब कविताएं करते हैं तो श्रोता लोग दूर दूर से दौड़े चले आते हैं, रात रात भर जाग करके कवि सम्मेलन में कविताओं को सुनते हैं। यही शब्द की ताकत होती है। और इसी वजह से साहित्य के लोग, साहित्य प्रेमी जो है वो शब्दों को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, अच्छे शब्दों की वो लिखते हैं और उनका रियाज करते हैं। आज इसी संदर्भ में हम लोग शब्द शक्ति का अभ्यास जो है करेंगे। ध्वनि संकेतों को लिखित में हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। और शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने के लिए जो हम क्रिया करते हैं, जो हम व्यापार करते हैं, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरी एक और परिभाषा है, बुद्धि का वह व्यापार जिसके द्वारा किसी का निश्चयार्थक ज्ञान होता है, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ इंगित है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी जो भी वर्ण है उसका जो सार्थक समूह है उसको हम शब्द कहेंगे। शब्द शक्ति की पहली परिभाषा हमने दी है, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने के लिए जो व्यापार या क्रिया की जाती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द का कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाएगा ये शब्द शक्ति पर जो है निर्भर करता है। किसी ने कहा कि जा राम से गज ले आ, कुछ कपड़ा मापना है। तो यहाँ गज का मतलब वो औजार है जिसके द्वारा कपड़ा मापा जाएगा। या गज पालक गज को नहलाता है, यहाँ गज का अर्थ जो है वो हाथी से लिया जाएगा। तो किस शब्द का अभीष्ट अर्थ क्या ग्रहण करेंगे ये शब्द शक्ति पर निर्भर करता है। देखिए, शब्द शक्ति में जो शब्द है वो 3 प्रकार के होते हैं। शब्द के 3 प्रकार हैं। पहला है वाचक, लक्षक और व्यंजक। 3 शब्द हैं। वाचक शब्द का जो अर्थ है वो वाच्यार्थ होता है, जिसको मुख्यार्थ भी कहते हैं। वाक्य को पढ़ते समय अगर उसका मुख्यार्थ ग्रहण हो जाता है तो वो वाचक शब्द काम करता है और वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरा शब्द है लक्षक, जो लक्ष्यार्थ प्रकट करता है, जिसको अपन आरोपितार्थ भी कहते हैं। उसको पर जो अर्थ है वो आरोपित किया जाता है, उसके द्वारा जो शब्द शक्ति बनती है वो लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरा शब्द है व्यंजक, जिसका अर्थ होता है व्यंग्यार्थ या अन्य अर्थ। जब ऐसे वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं तब उसका कोई अलग ही अर्थ निकलता है, श्रोता कोई अलग ही अर्थ उसको ग्रहण करता है, तो उसको हम जो है व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि शब्द 3 होते हैं, उसके आधार पर जो शब्द शक्ति है वो भी 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति के भी 3 प्रकार हैं। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा, और वो शब्द क्या है वो वाचक शब्द है। और उसका जो अर्थ निकलता है वो वाच्यार्थ या जिसको मुख्यार्थ भी कहते हैं, जिसको सरल अर्थ भी कहते हैं। लक्षण शब्द शक्ति का जो
शब्द है वो है लक्षक, जिसका अर्थ जो है लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ भी है, जिसके ऊपर अर्थ आरोपित किया जाता है। और तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना। इसका जो शब्द है वो व्यंजक है और इसका जो अर्थ है वो व्यंग्यार्थ या अन्य अर्थ है। विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से मैं अगर आपको बताऊं तो 12वीं क्लास में रिक्त स्थान के 6 प्रश्न आते हैं। उन 6 प्रश्नों में से ये प्रश्न आपके आ सकता है। जैसे परिभाषाओं को लेके आ सकता है कि शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने के लिए जो व्यापार या क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो आपको शब्द शक्ति लिखना है। या बुद्धि का वह व्यापार जिसके द्वारा किसी का निश्चयार्थ ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे शब्द शक्ति कहते हैं। कि रिक्त स्थान में आप उसको फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको लिखना है शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति का शब्द क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अभिधा शब्द शक्ति का शब्द क्या होता है, तो आपको वाचक शब्द लिखना है। और अगर उसका अर्थ पूछे तो आपको वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ या मुख्य अर्थ, सरल अर्थ, नामवाची अर्थ, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये पूछे कि लक्षण जो शब्द शक्ति है उसका शब्द क्या होता है, तो लक्षण शब्द शक्ति का जो शब्द है वो लक्षक है। और उसका जो अर्थ अगर आपको पूछे तो लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ होता है। उसी प्रकार अगर आपको पूछे व्यंजना शब्द शक्ति का शब्द क्या है, तो आपको बताना है व्यंजक। व्यंजना शब्द शक्ति का जो शब्द है वो व्यंजक है और उसका जो अर्थ है वो व्यंग्यार्थ है, या उसको अपन अन्य अर्थ भी कह देते हैं। कई बार श्रोता उस अन्य अर्थ को जो है ग्रहण कर लेता है, तो उसको व्यंग्यार्थ या अन्य अर्थ भी कहते हैं। अब देखिए, शब्द शक्ति के 3 भेद हमने बताए, प्रकार बताए। पहला है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा है व्यंजना शब्द शक्ति, तीसरा है लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहेंगे? काव्य में जब मुख्य अर्थ प्रकट हो, वाच्यार्थ प्रकट हो, सांकेतिक अर्थ हो, सरलार्थ हो, शब्दकोशीय अर्थ हो, लोक प्रचलित अर्थ हो, नामवाची अर्थ प्रकट हो, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी वाक्य को पढ़ते ही सीधा अर्थ समझ में आ जाए, यानी सरल अर्थ समझ में आ जाए, तो वो अभिधा है। उदाहरण देखते हैं। मोती एक होशियार बालक है। मोती कोई लड़का है और वो पढ़ने में बहुत होशियार है, तो ये पढ़ते ही मुख्य अर्थ से ही हमें समझ में आ जाता है, तो ये आपका अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरा, गज पालक गज को नहलाता है। अब गज पालक है, गज को पालने वाला, वो गज को नहला रहा है, स्नान करवा रहा है, तो या गज से जो अर्थ है वो हाथी से है, तो यानी हाथी को पालने वाला जो व्यक्ति है वो हाथी को नहला रहा है, तो ये सीधा अर्थ, सरल अर्थ यहाँ प्रकट हो रहा है, मुख्य अर्थ प्रकट हो रहा है, तो इसलिए अभिधा शब्द शक्ति है। गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर है। रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। देवदत्त गीता पढ़ रहा है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, उसके हार के मोती कीमती हैं। जा राम से गज लिया, कुछ कपड़ा मापना है। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। यह आराम शब्द से अर्थ बगीचे से है। जनकपुरी का वर्णन है। जनकपुरी में भगवान राम जब जनकपुरी में वाटिका में जाते हैं, तो वहाँ वाटिका की सुंदरता को देख करके भगवान राम जो है आह्लादित होते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये भगवान राम को बहुत ही सुकून दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, इसलिए यहाँ बगीचे का अर्थ, आराम शब्द का अर्थ जो है बगीचे से लिया जाएगा और ये अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा। दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। काव्य में जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा हो और रूढ़ि या परंपरा और प्रयोजन या उद्देश्य के आधार पर, यानी आप ये समझे कि लक्षण शब्द शक्ति कहाँ काम करेगी? जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा आएगी, यानी मुख्य अर्थ नहीं आएगा। और दूसरा क्या होगा? रूढ़ि से, रूढ़ि कहते हैं परंपरा से, परंपरा से हम उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। या फिर दूसरा है प्रयोजन, प्रयोजन कहते हैं उद्देश्य, या उद्देश्यों को लेकर के हम उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा किसे कहेंगे? जब किसी काव्य में रूढ़ि या परंपरा को आधार बनाकर लक्ष्यार्थ प्रकट हो। काव्य में रूढ़ि या परंपरा, ट्रेडिशन, उसको आधार बना करके अगर हम लक्ष्यार्थ प्रकट करते हैं, आरोपितार्थ प्रकट करते हैं, तो वो रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और आप इसमें ये माने कि लगभग जो मुहावरे हैं, मुहावरों से संबंधित जो वाक्य आ रहे हैं, वो जो वाक्य है वो रूढ़ा लक्षणा के लगभग उदाहरण बनते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, वह साइकिल पर बैठते ही हवा से बातें करने लगा।
तो वो साइकिल पर बैठते ही हवा से बातें करने का मतलब मुख्य अर्थ में बात आ रही है। हवा से कोई कैसे बात कर सकता है? इसका मतलब यही है कि वो साइकिल पर बैठती बहुत तेजी से जो है वो भागने लगा या साइकिल को दौड़ाने लगा, तो यह रूढ़ा लक्षण है। बाजार में लाठियां चल गई, बाजार है, वहां पर भीड़ ज्यादा थी, अव्यवस्था होने से लाठियां चल गई, अर्थात पुलिस ने जो है वहां लाठीचार्ज किया है। तो ये रूढ़ी से जो है रूढ़ा लक्षण का उदाहरण बनता है। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया, ये भी मुहावरा है, 9-2-11 हो जाना यानी भाग जाना। तो पुलिस को देखते ही चोर जो है 9-2-11 हो गया अर्थात भाग गया, ये भी रूढ़ा लक्षण का उदाहरण है। मेवाड़ वीर है, मेवाड़ वीर है का मतलब है मेवाड़ के जो लोग हैं वो वीर हैं। तो यहाँ पर रूढ़ी से, क्योंकि मेवाड़ की वीरता जग जाहिर है, उन्होंने कभी जीवन में हार नहीं मानी, तो इसलिए ये रूढ़ी या परंपरा से मेवाड़ के लोग जो है वो वीर है, इसलिए यहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। दूसरा उसका उदाहरण है प्रयोजनवती लक्षणा। दूसरा उसका भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य को आधार बना करके जब हम लक्षणा करते हैं तो वह प्रयोजनवती लक्षणा होती है। उसके उदाहरण देखिए आप लोग। उसका आश्रम गंगा में है, उसका आश्रम गंगा में है। गंगा में होने का अर्थ है गंगा के अंदर नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य या प्रयोजन ये है कि गंगा के तट पर उसका आश्रम है, तो ये प्रयोजनवती लक्षणा होती है। लाल पगड़ी जा रही है, लाल पगड़ी जाने का यह उद्देश्य है, कोई पुलिस का दल जो है, ग्रुप जो है वहां से निकल रहा है, तो ये प्रयोजनवती लक्षणा है। उद्देश्य करके हम कहते हैं। गिरधारी शेर है, गिरधारी कोई व्यक्ति है, शेर का मतलब वो वीर है, उसके अंदर वीरता है, तो ये प्रयोजन है या उद्देश्य है, उसको वीर बताना उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षण है। अब सिंह अखाड़े में जा रहा है, तो यहाँ सिंह का मतलब उसकी वीरता से है, इसलिए ये प्रयोजनवती लक्षण है। राजेश का नौकर तो गधा है, अब राजेश के नौकर को गधा बताया है, गधा पशु विशेष है, तो जो नौकर है वो गधा कैसे हो सकता है, जो इंसान है वो पशु कैसे हो सकता है? अर्थात पशु का मतलब, गधे का मतलब यहाँ उसके जो लक्षण है वो, या उसको मूर्ख साबित करना है, इसलिए यहाँ प्रयोजनवती लक्षण है। इस बुढ़िया को न सताओ, वह तो नीरी गाय है। अब कोई बूढ़ी औरत है, उसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि वो बहुत ही निरी गाय अर्थात बहुत ही सरल प्रकृति की है, तो उसकी जो प्रकृति है सरल है, ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य बताने की उसकी प्रकृति सरल है, इसलिए यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षण है। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, तो यहाँ उनकी उद्देश्य है वीरता को बताना, इसलिए यहाँ प्रयोजनवती लक्षण है। सारा घर मेला देखने गया है, सारा घर का मतलब या उद्देश्य ये बताना है घर के जितने भी सदस्य हैं वो सभी मेला देखने के लिए गए हैं। सैनिकों ने कमर कस ली, यह सैनिकों की कमर कसने का मतलब है किसी अभियान के उद्देश्य को लेकर के वो पूरी तरह से तैयार है, इसलिए यहाँ हम प्रयोजनवती लक्षण करेंगे। तीसरा जो शब्द शक्ति का जो भेद है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। परिभाषा उसकी है कि जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट हो नहीं लक्षण से, यानी कि अभिधा से भी उसका जो अर्थ प्रकट नहीं हो, ना लक्षण से प्रकट हो, बल्कि एक अन्य अर्थ निकले, अन्य अर्थ निकले, जिसको अपन व्यंग्यार्थ भी कहते हैं, व्यंग्यार्थ या अन्य अर्थ, उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के देखो दो भेद बताए, शाब्दी और अर्थी। पहला शाब्दी है, दूसरा अर्थी है। शाब्दी किसे कहेंगे? जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो और शब्द का अलग अर्थ निकाला जाए तो वहां शाब्दी व्यंजना होती है। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। पानी गयन उबरे मोती मानुष चून, पूरा कर लेते हैं इसको। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयन उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द जो है वहां पर व्यंजना हुई है, उस शब्द की व्यंजना हुई है और उसके जो अलग अर्थ यहाँ पर बताए हैं, व्यंग्यार्थ यहाँ बताए हैं। पानी शब्द का यहाँ मोती के संदर्भ में अर्थ है वो चमक है, मानुष यानी मनुष्य के संदर्भ में इज्जत है, सम्मान, और चून, चून का मतलब आटा या चूने के संदर्भ में उसका अर्थ जो है वो जल है। तो यहाँ शब्द से जो है व्यंजना हुई है, इसलिए यह शाब्दी व्यंजना है। एक उदाहरण और लेते हैं। को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ जो वृषभानुजा शब्द है उसके भी दो अर्थ आए हैं, यानी उसके भी व्यंग्यार्थ हुआ है, राधा और गाय। वृषभानुजा का शब्द राधा भी है और गाय भी है, तो यहाँ पर जो है अन्य अर्थ ग्रहण किया गया है, व्यंग्य अर्थ ग्रहण किया गया है, तो यहाँ शाब्दी व्यंजना है। दूसरा है हलदर, हलदर के भी दो अर्थ ग्रहण किए हैं, बलराम और बैल। बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई थे, और बैल जिसको पशु जिसको हम हल में जोतते हैं खेतों में। एक उदाहरण और है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर।
इसको भी पूरा कर लेते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चौर, सुब्रण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर। यहाँ सुब्रण जो शब्द है उसमें व्यंजना हुई है। सुब्रण शब्द के अलग अलग अर्थ लिए हमने। कवि के संदर्भ में सुंदर शब्द है, कामी के संदर्भ में सुंदर रूप है, और चोर के संदर्भ में जो है सोना है। तो इस तरह से शब्द से जो व्यंजना होती है तो वो शाब्दिक व्यंजना है। दूसरा है आर्थी व्यंजना। जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर निर्भर नहीं हो, यानी व्यंजना शब्द विशेष पर निर्भर नहीं हो, पूरे वाक्य से एक अलग ही अर्थ निकले, एक अन्य अर्थ निकले या व्यंग्यार्थ निकले, उसको हम आर्थी व्यंजना कहते हैं। उदाहरण देखिए, प्रधानाचार्य जी ने कहा 4:30 बज गए। जब विद्यालय में 4:30 बज जाते हैं, प्रधानाचार्य जी कहते हैं कि 4:30 बज गए हैं शाम के, तो इसको लेकर के अलग अलग लोग उसके अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं। इसी को अब अन्य अर्थ या व्यंग्यार्थ कहते हैं। चपरासी ये समझता है कि घंटी बजाने का समय हो गया है, उसके बाद में जो है स्कूल को ताले लगाने का समय हो गया है। अन्य लोग खिलाड़ी समझेंगे कि खेलने का समय हो गया है। विद्यार्थी ये समझेंगे कि छुट्टी हो गई है। इस तरह से अलग अलग उसके अर्थ ग्रहण करेंगे, जिसको अपन व्यंजना कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई है। पुजारी ने अचानक से कहा कि संध्या हो गई है, शाम का समय हो गया है और अब मंदिर में जो है पूजा करनी है, संध्योपासन करना है। तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग अर्थ ग्रहण करेंगे। कहीं बाहर बैठे लोग ये समझेंगे कि अब शाम का समय हो गया, हमें भी घर जाना चाहिए। कई महिलाएं जो बाहर बैठी वो समझेंगे घर जाकर के चूल्हे चौके का काम करना है। अगला वाक्य देखते हैं, कुम्हार ने अपनी पुत्री से कहा कि आसमान में बादल छा गए हैं। तो उसकी पुत्री जो अर्थ ग्रहण करेगी कि भाई वर्षा हो सकती है, मिट्टी के बर्तन जो बाहर पड़े हैं उसको हमें अंदर लेने हैं। इस तरह से आर्थी व्यंजना का एक उदाहरण बनता है। तो अलग अलग लोग अगर अलग अलग अर्थ इसके ग्रहण करते हैं तो ये आर्थी व्यंजना होती है। तो इस तरह से आज हमने शब्द शक्ति किसे कहते हैं और शब्द शक्ति के जो प्रकार है और उनके जो भिन्न भिन्न जो उदाहरण हैं वो आज हम लोगों ने समझे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बोर्ड क्लास के लिए 12th के लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होने वाला है। आप सब इन उदाहरणों को देखें, समझें और अपनी परीक्षा में अच्छे करने का प्रयास करें। ये चैनल आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।